So hey guys, welcome to my channel. Hope you all are doing fine. This is COPD part 2. So मेरी previous and first video में काफ़ी limitations थी, images clear नहीं थी and voice काफ़ी up down हो रही थी. So मैंने try किया है कि वो mistakes आगे वाली videos में repeat ना हो. So बिना time waste किए let's get started. सो लास्ट वीडियो में हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस तक कंप्लीट कर लिया था. नाउ मूविंग ऑन टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ सीओपीडी. सबसे पहले हम पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें हम पेशेंट का सब्जेक्टिव डेटा लेंगे. सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जिसमें पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें खुद बताता है. उसमें हम पेशेंट से पूछेंगे कि उन्हें क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो बताएंगे हमें कफिंग हो रही है. देन हम उनसे पूछेंगे कहीं उनकी कोई फैमिली की हिस्ट्री में सीओपीडी या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो नहीं थे, या फिर कोई दूसरी डिजीज़. और हम उनसे पूछेंगे कि उनका कोई और मेडिकल इलनेस तो नहीं है, कोई और मेडिकेशंस तो नहीं चल रही हैं. ये सब हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री में पूछेंगे. देन हम उनकी लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन. और फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्टिव डेटा होता है. फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर्स लेते हैं और उसमें वो उनका हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं. देन चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन, ये दोनों इमेजिंग टेस्ट हैं. इसमें हम लंग्स का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं, कहीं वो इंक्रीज्ड तो नहीं है. और इससे हमें हार्ट की इमेज भी पता चल जाती है, क्योंकि हार्ट की इमेज मिलने से हमें ये पता चल सकता है कहीं हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो रही है, कहीं सीओपीडी की वजह से वहाँ कुछ इफेक्ट तो नहीं हो रहा है. देन लंग फंक्शन टेस्ट LFT, इसमें कई सारे टेस्ट आते हैं जैसे स्पायरोमेट्री एंड लंग वॉल्यूम टेस्ट. इससे हमें LFT से ये पता चलता है कि पेशेंट मैक्स कितनी एयर इनहेल करती एयर एक्सेल कर सकता है और वो ये कितनी स्पीड से कर सकता है. तो इसके अंदर स्पायरोमेट्री एंड लंग वॉल्यूम आते हैं. देन ABG एनालिसिस, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस. इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के एट्रियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 में वेरिएशंस तो नहीं आ रही हैं, कहीं वो नॉर्मल वैल्यू से डेविएट तो नहीं कर रहे हैं. और हम पेशेंट की ब्लड की pH भी देखते हैं, जो नॉर्मल होती है 7.35 से 7.45. तो कहीं अगर उसमें डेविएशन आ रही है तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है. देन पल्स ऑक्सीमेट्री से हमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन पता चलता है. देन AAT लेवल, व्हाट इज़ AAT? अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो हमारा लंग सिक्रेट करता है, और ये प्रोटीन प्रिवेंट करता है लंग की इन्फ्लामेशन होने से. तो ओवरऑल ये लंग को एक प्रोटेक्शन देता है. तो हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं, कहीं इसमें भी कुछ डेविएशंस तो नहीं है. तो ये सारे थे COPD के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. मूविंग ऑन टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ COPD. सो मेडिकल मैनेजमेंट पे सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर को सीज करेंगे, एंड दैट इज़ स्मोकिंग. सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, क्योंकि स्मोकिंग सिर्फ स्मोकर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, जो उसके इन्फ्लुएंस में है, जो पैसिव स्मोकर है उसके भी लंग्स डैमेज हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्मोकिंग का सीजेशन करेंगे. देन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ में हम सबसे पहले निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, क्योंकि निकोटीन की वजह से ही जो पर्सन है उसे एडिक्शन होता है स्मोक करने का, क्योंकि उसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है. तो हम स्मॉल अमाउंट में निकोटीन रिप्लेस करके दे सकते हैं, जैसे नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में, ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में, गम्स एंड इनहेलर्स की फॉर्म में, जिससे पेशेंट को एकदम से विड्रॉल सिम्टम्स ना आए. देन हम ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं. ब्रोंकोडायलेटर्स का काम होता है कि वो ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट करते हैं, एंड वो हमारे एयरवे को डायलेट कर देते हैं. उसमें बीटा 2 एगोनिस्ट आते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी एक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी सही होते हैं, और वो एज़मा एंड COPD के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड हम कर सकते हैं. देन उसके अंदर आते हैं एल्बिट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल एंड साल्मेट्रॉल, और नॉरएपिनेफ्रीन भी. देन हम ब्रोंकोडायलेटर्स में एंटीकोलिनर्जिक्स भी दे सकते हैं, जो क्विकली डायलेट कर देते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. इसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड आते हैं. देन थियोफाइलिन, इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी आते हैं. देन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, डॉक्टर्स तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं फ्लूटिकासोन एंड ब्यूडिसिनॉइड. देन म्यूकोलाइटिक्स वो होते हैं जो हमारे म्यूकस को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अगर म्यूकस ब्रेक हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, तो वो खुद ही कफिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या फिर कपिंग प्रोसीजर से वो इजीली बाहर निकल जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा.
देन इसके अंदर आते हैं गुआफेंसिन एंड एन एसिटाइलसिस्टीन। गुआफेंसिन हम ऐसे भी ले सकते हैं एंड एन एसिटाइलसिस्टीन हम नेबुलाइजेशन के थ्रू ले सकते हैं। देन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत इसलिए क्योंकि जो म्यूकस है वो बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस को ट्रैप कर रहा है अपने अंदर, है ना। क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी कि वो ट्रैप कर सकता है उन सबको, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होने के और ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके अंदर आ सकता है एमॉक्सिलिन, हम ये दे सकते हैं पेशेंट को। देन अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट में अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि एक प्रोटीन है जो हमारा लंग सिक्रीट करता है सो दैट हमारे लंग्स प्रोटेक्ट रह पाए इन्फ्लामेशन से, उसकी डेफिशिएंसी है तो एक रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है इसकी। देन वैक्सीनेशन, हमें फ्लू एंड निमोनिया वैक्सीन से वैक्सीनेटेड तो हो ही जाना चाहिए, जैसे फ्लू के लिए इन्फ्लुएंजा, निमोनिया के लिए निमोकोकल वैक्सीन से, क्योंकि अगर हमें सीओपीडी हो गया एंड हम वैक्सीनेटेड नहीं है तो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे हम इन्फेक्शन होने के लिए। देन आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले नेबुलाइजेशन, जो ड्रग्स हम वैसे नहीं ले सकते, इनहेल करके ले सकते हैं, उन्हें हम प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर के थ्रू नेबुलाइज करके ले सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है सीओपीडी में पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। पेशेंट का जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होता है एट्रियल ब्लड में वो 40 mmHg तक भी चला जाता है। तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेज़ल कैन्यूला लगा के। देन हम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं पेशेंट को, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्चुरल ड्रेनेज, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। एंड हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं जिसमें डायटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज ये सब बल्कि पेशेंट को एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें कौन सी ड्रग्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उनको हम ये ड्रग्स क्यों दे रहे हैं और ये एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन मूविंग ऑन टू द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। देन फर्स्ट इज़ बुलेक्टमी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एम्फाइसीमा के टाइप 3 दैट इज़ पैरासेप्टल एम्फाइसीमा उसमें बताया था कि एपाइकल बुले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बुले हैं क्या, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो डैमेज्ड एल्वियोली हैं, एक नहीं वो पूरे ग्रुप में जो डैमेज हो रखे हैं और एक कैविटी बना रही है उसी को बुले कहते हैं। अब ये जो बुले होता है इसमें एयर फिल हो जाती है और एयर फिल होना लंग्स में उसी को हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो बुले फॉर्मेशन न्यूमोथोरैक्स को लीड करता है। तो अगर हम इन बुले को रिमूव कर देंगे वही बुलेक्टमी है। देन लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। अब लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी में जो पार्ट लंग का डैमेज हो जाता है उसको सर्जन्स रिमूव कर देते हैं। देन लंग ट्रांसप्लांट एक लंग का हो सकता है। इसके ड्रॉबैक्स हैं काफ़ी, क्योंकि जो डोनर होता है वो मिलना मुश्किल है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जा सकते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन के भी चांसेस हैं अगर प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाई है तो, और पेशेंट की लाइफ इससे काफ़ी बेटर हो सकती है एंड लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो दैट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। सबसे पहले हम पेशेंट की जनरल कंडीशन को एसेस करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस लेंगे, पेशेंट की SpO2 मेज़र करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर से। देन अचीविंग एयरवे क्लियरेंस, हम पेशेंट को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कहीं पेशेंट की एयरवे में बहुत ब्लॉकेज तो नहीं हो रही जिसकी वजह से वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फ्लैम एंड म्यूकस से ब्लॉकेज तो नहीं हो रही है। देन इम्प्रूविंग ब्रीदिंग पैटर्न्स, पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज, डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस, इन सब की मदद से हम पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको इम्प्रूव करेंगे मेडिकेशंस के भी थ्रू। देन इम्प्रूविंग एक्टिविटी टॉलरेंस, पेशेंट को हमें असिस्ट करना है वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, हमें प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को, जैसे हिमोप्टियासिस। प्रमोटिंग होम कम्युनिटी बेस्ड एंड ट्रांजिशनल केयर, पेशेंट को हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है जब तक वो हॉस्पिटल में है तब, जब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं तब, कि उन्हें प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी है, उनको ये मेडिकेशंस क्यों दी जा रही है, उनको अपनी डाइट कैसे रखनी है, उनको ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है जिससे उनका म्यूकस लूज़ हो जाएगा एंड कफिंग के थ्रू बाहर निकल सकता है। एंड हमें उन्हें बताना है कि उन्हें हॉस्पिटल टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, स्मोकिंग ना करनी है, ना अपनी सराउंडिंग में किसी और को करने देना है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। क्योंकि हमने देखा है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एंड कॉज स्मोकिंग ही है जो सीओपीडी को कॉज कर रहा है, हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो ना फर्स्ट हैंड स्मोकर होना है ना सेकेंड हैंड स्मोकर होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट।